हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप? आज हम लोग प्रारंभ करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम और ये जो पुस्तक है वो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पुस्तक है और जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है ये। तो इसमें कक्षा 11वीं के पाठ और 12वीं के दोनों हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कक्षा 11वीं के जो चैप्टर हैं उनको उनकी जो वस्तुनिष्ठ है उनको प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपसे हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि वीडियो को आप पहले पूरा देखेंगे तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं, तो एक बार बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो नई-नई वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी और हिंदी विषय संबंधित और भी जानकारी आपको भी समय-समय पर मिलती रहेगी। तो अभी तक हमने वितान और आरोह दोनों पुस्तकों के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनको तैयार कर लिया है। अब हम लोग इस पुस्तक की ओर चलेंगे और इसमें कक्षा 12वीं के कौन-कौन से पाठ हैं उनको देखेंगे और उसके बाद एक-एक पाठ की वस्तुनिष्ठ को तैयार करेंगे। तो जैसा कि बच्चों ये पहला पाठ है, इसमें मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये जो इकाई है, इस इकाई में जो पहली इकाई है उसमें से जो 3 पाठ है 12वीं के लिए विभिन्न आयाम माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इस तरह से ये 3 प्रश्न हैं। 3 पाठ है और इसके बाद फिर आगे हर इकाई में से कुछ-कुछ पाठ है, ऐसे मिलाकर के 3 और फिर 4, 5, 6 और 6 के बाद है फिर ये शायद 3 पाठ और पीछे हैं, ये यहाँ पर, है ना? 6 के बाद 3 और पीछे हैं ये, तो 6 के बाद 7, 8, 9 ठीक है ना? इसके बाद फिर जो तीसरी इकाई है, वो केवल 11वीं के लिए है, तो 9 पार्ट है, 16 पार्ट जो है टोटल, 16 चैप्टर में से 9 चैप्टर हमारे 12वीं के लिए है और बाकी के शेष जो 7 चैप्टर बचे हैं, वो 7 पार्ट जो बचे हैं, वो 11वीं के लिए हैं। तो हम लोग आज कक्षा 12वीं का जो पहला पार्ट है ना? मैं मतलब वैसे तो ये तीसरा है, लेकिन कक्षा 12वीं के लिए ये पहला है। तो विभिन्न आयामों जो माध्यमों के लिए जो लेखन है, कक्षा 12वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है ये। तो हम लोग जो है इसके एक-एक अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको तैयार करेंगे और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पुस्तक भी जो है 7 नंबर की है टोटल 7 नंबर की है ना? और 7 अंक में से 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का और फिर 5 प्रश्न आएँगे 1-1 अंक के। इस तरह से कुल मिलाकर के 7 प्रश्न बनेंगे, है ना? प्रश्न जो है 7 अंक के 7 ही अंक के प्रश्न बन जाएँगे। तो ये 7 प्रश्न ऐसे बनेंगे कि 1-1 अंक के तो 5 आएँगे और ये 1 आएगा लेकिन ये अथवा में आएगा, ठीक है ना? तो 2 ये हो गए जिसमें से 1 करना है और 5 ये हो गए तो 7 है और 7 ही अंक की हमारी ये पुस्तक है और बहुत कम अंक की है और इसीलिए इसके लिए मैंने कुछ नोट्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लिए हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। बस आप पूरा देखेंगे वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। सबसे पहले जो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में है। पहला प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन है? जो जनसंचार का जो आधुनिक माध्यम है, उनमें सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम। हम प्रिंट करते हैं ना, टाइप वाला, तो प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम है। प्रश्न नंबर दूसरा, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, ठीक है? बिना समय गंवाए मैं आपको ये प्रश्न जल्दी-जल्दी करवाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत समय जो है वो बचा नहीं है, परीक्षा बहुत नज़दीक है ना? कुछ ही समय बाद हमारी बोर्ड परीक्षाएँ हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको तैयार करेंगे। तो मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन इसका जो मुद्रण के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग को। इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो जर्मनी के जो गुटेनबर्ग है, उन्हें इसका श्रेय जाता है और वैसे शुरुआत जो है वो चीन से हो गई थी, लेकिन मुद्रण का आविष्कार जो है वो सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग को इसका जो श्रेय है उनको जाता है ना? तो जर्मनी में ही ये हुआ था, इसका जो आविष्कार है ना? आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला छापाखाना
तो भारत का पहला छापाखाना सन 1556 में 1556 1556 में गोवा में था। और क्यों खोला था ये मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। जो मिशनरी थे वो अपना धर्म का प्रचार जो कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक छपवाने के लिए इस छापेखाने का आविष्कार किया था और सबसे पहले यहीं से छापाखाना प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 5वां है, मुद्रित माध्यम कौन-कौन से हो सकते हैं? तो मुद्रित माध्यम अखबार, पत्रिकाएँ, पुस्तकें जो भी टाइप्ड है ना? जिनको टाइप करके या प्रिंट करके छापा गया है ना? इन्हें छापा गया है छापेखाने में, वही मुद्रित माध्यम होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर है कि लिखित भाषा जो अनुशासन की मांग करती है, क्योंकि लिखित में व्याकरण की दृष्टि से छंद अलंकार रस हर जगह उसकी जो भाषा अनुशासन की मांग करती है, जबकि मौखिक में मौखिक जो है वो एक स्वतः स्फूर्तता होती है। मौखिक में जो है एक स्वतः स्फूर्तता होती है। मौखिक भाषा को हम लोग बोलते हैं तो उसमें स्वतः एक स्फूर्तता आती है, ठीक है ना? अपने आप में उसमें एक वाणी में एक अलग ही झलक आती है। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तन और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। कभी आपसे पूछे कि लिखने में हमें क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8वां है, मुद्रित माध्यमों की कमजोरी और सीमा क्या है? जो मुद्रित माध्यम है, जो प्रिंट मीडिया है ना? जो छापेखाने से प्रिंट होकर निकलते निकलते हैं, इनकी कमजोरी क्या है? अर्थात इनकी सीमा या कमजोरी क्या है? तो साधारण सी बात है, वो जो व्यक्ति निरक्षर होगा, अनपढ़ होगा, उसके लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि मान लो कोई चीज प्रिंट होकर के आई है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिखे लिए तो वो कोई काम की नहीं। और इसके बाद दूसरा है, पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ-साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान पड़ता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि पाठक को भाषा का ज्ञान है, पढ़ना आता तो हर कोई से प्रिंट का अर्थ निकाल लेगा, हर कोई से छापे मतलब जो भी हम लिख के देंगे अर्थ निकालेगा, क्योंकि उसके साथ उसका शैक्षिक ज्ञान और उसकी योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कोई जो व्यक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक 12वीं की पुस्तक है और कक्षा 1 की पुस्तक है, तो हम कक्षा 1 के बालक को 12वीं की पुस्तक नहीं दे सकते। वो भी प्रिंट है कि कक्षा 1 की भी प्रिंट है और कक्षा 12वीं की प्रिंट है। लेकिन हम लोग 12वीं की पुस्तक यदि कक्षा 1 के बच्चों को देंगे तो फिर उसमें वो योग्यता और शैक्षिक ज्ञान नहीं है तो उसका वो अर्थ नहीं निकाल पाएगा। बच्चों अगला है, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो डेडलाइन है अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। मान लो कि अखबार में कोई चीज छपनी है या पत्रिका में कोई चीज छपनी है, तो उसको छपने के लिए एक निश्चित सीमा के अंदर उसको देना पड़ता है। यदि हमने निश्चित सीमा के अंदर नहीं दिया और वो छपने से रह जाएगी तो उसे डेडलाइन कहते हैं कि एक निश्चित सीमा के भीतर उसको देना होता है। ठीक है, तो ये डेडलाइन की परिभाषा है। आपकी ही पुस्तक से मैंने परिभाषा ली है, लेकिन आपकी पुस्तक के पीछे इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से बताया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन इसमें लिखा गया है, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। चाहे तो आप ये भी लिख लें, लेकिन वो थोड़ी सामान्य भाषा में थी, सरल भाषा में थी। बात एक ही है कि समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए प्रसारित हो रहा है वो, तो जब वो प्रकाशित होगा तो जो भी जिसको प्रकाशित करवाना है या प्रसारित करवाना, वो व्यक्ति एक समय के अंदर, है ना, आखिरी समय सीमा तक वो उसे दे दे, तो वो प्रकाशित हो जाएगा, तो उसे डेडलाइन कहते हैं। बात वही है, यहाँ छोटे से रूप में दिया गया है और हमने यहाँ थोड़ा सा बड़े रूप में इसको समझा है। अखबार या पत्रिका में समाचार और रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है बच्चों, अखबार या पत्रिका में शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें जगह सीमित होती है। एक बात ध्यान रखें, कभी को आपसे पूछेगा अखबार या पत्रिका में शब्द सीमा का ध्यान क्यों रखना पड़ता है, तो इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इनमें जो जगह है वो सीमित होती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, रेडियो और टेलीविजन मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है ना? रेडियो और टेलीविजन जो है मूलतः एक रेखीय और लीनियर माध्यम होते हैं। रेडियो और टेलीविजन क्या होते हैं? रेखीय माध्यम होते हैं, एक ही रेखा में ये
चलते हैं। तो ये एक ही रेखीय मूलतः एक रेखीय न मतलब हर एक चीज क्रम से चलती है यहाँ पर, इसीलिए इसे ये एक रेखीय लीनियर बोला, वन वन लाइनर भी बोला जाता है ना, वन लीनियर या एक रेखीय इसको बोला जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12वां है, रेडियो प्रसारणकर्ता के लिए अपने श्रोताओं को बांधकर रखने की चुनौती सबसे बड़ी कठिन है। अभी पूछे कि रेडियो प्रसारणकर्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो वो इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत करे कि उसके जो श्रोतागण हैं वो उसको सुने। मान लो श्रोतागण नहीं सुनेंगे तो फिर उसके कार्यक्रम का कोई महत्व ही नहीं बचा, मतलब ही नहीं बचा। तो बात वही आ रही है कि अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। प्रश्न नंबर 13वां है, रेडियो, समाचार पत्र और टीवी, इनमें कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उल्टा पिरामिड शैली यानी इन्वर्टेड पिरामिड, है ना, इन्वर्टेड पिरामिड या उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को। और 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है ना, क्योंकि ये सबसे प्रभावी है, सबसे ही प्रचलित है और सबसे लोकप्रिय है, इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। और उल्टा पिरामिड शैली ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और 90% खबरें जो है इसी में छपती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15वां है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ध्यान रखें कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 3, इंट्रो, बॉडी और समापन, है ना। तो कभी पूछे उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, तो इंट्रो, बॉडी और समापन 3 हिस्सों में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कभी पूछे आपको इंट्रो और लीड को हिंदी में क्या कहते थे, हिंदी में इसको मुखड़ा भी कहते हैं। इसके बाद है आगे दोस्तों, खबर या समाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो खबर या समाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा मुखड़ा होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू में 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, एक समाचार या खबर में के जो मूल तत्व है उनको कितनी पंक्तियों में बताया जाता है मूल तत्व को? तो मूल तत्व को 2 या 3 पंक्तियों में इसको बताया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18वां है, बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे जब बॉडी आएगी बीच में, इंट्रो यानी मुखड़ा के बाद बॉडी और फिर समापन, तो बॉडी में समाचार के जो विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे तो बॉडी में समाचार को कैसे लिखा जाता है, तो विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 19, रेडियो के लिए समाचार कॉपी कैसे तैयार की जानी चाहिए? रेडियो के लिए समाचार कॉपी कैसे तैयार की जानी चाहिए? तो रेडियो के लिए समाचार कॉपी साफ सुथरी और टाइप करनी चाहिए, ताकि साफ सुथरी और टाइप्ड हो, क्योंकि जब वो प्रिंट होगी, टाइप होगी, तो कई बार अपन हाथ से लिखते हैं तो कई बार सामने वाले को लेख समझ में नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर से वो या टाइप राइटर से वो टाइप्ड है, तो फिर क्या होगा, सामने वाले को पढ़ने में बिल्कुल उसकी स्पष्ट रहेगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो साफ सुथरी और टाइप्ड, ताकि पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न नंबर 20वां है, रेडियो समाचार में अंकों को लिखते समय सावधानियां। हम जब अंकों को लिखेंगे रेडियो समाचार में, तो ध्यान रखेंगे 1 से 10 तक के तो अंकों को तो शब्दों में लिखेंगे, है ना, शब्दों में, है ना, 1, 2, 3 इस तरह लिखते समय जब समाचार लिखेंगे तो 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में, और 11 से 999 तक के जो शब्द हैं उन्हें अंकों में लिखेंगे। ध्यान रखना हम लोगों को, हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि रेडियो समाचार में अंकों को लिखते समय, है ना, क्या सावधानी बरतनी है। तो रेडियो समाचार में 1 से 10 तक के जो अंक है उनको शब्दों में, और 11 से 999 तक के शब्दों को अंकों में लिखना, और 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना। ध्यान रखेंगे 1 से 10 तक के जो अंक है उनको शब्दों में, 11 से 999 तक के जो अंक है उन्हें अंकों में लिखना है। लेकिन यदि ऐसे संख्या आ जाए 28,000, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 लाख, है ना, तो इसमें आएगा 28,37,550। तो इसको अंकों में लिखने की बजाय कभी भी अंकों में न लिखें, इसको सीधा ऐसा लिखना 28,37,550 लिखा जाना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21वां है, टीवी में विजुअल और वॉइस ओवर वो क्या है, पूछ सकते हैं आपसे। तो टीवी में विजुअल व्यूअर और वॉइस ओवर जो है वो शब्द और दृश्य है, आनंद है, शब्द है ना, दृश्य और
शब्द और दृश्य। तो दृश्य और शब्द जो है वो विजुअल और वॉइस ओवर वीवो है। तो शब्द ये इसमें दृश्य है और शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इस बात को। विजुअल और वॉइस ओवर जो है वीवो क्या है, दृश्य और शब्द है ना। इसके बाद है एक और बात अच्छी लगी मुझे, तो मैंने लिख दी, टीवी में नेट या नेट साउंड क्या है। टीवी में नेट क्या होता है या नेट साउंड क्या होता है। तो प्राकृतिक आवाजें, अर्थात जो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती है। जैसे मान लो हमने कोई शूट किया और पीछे से कोई पक्षी की आवाज आ रही या कोई ढोल की आवाज आ रही या लोग पीछे से बातें कर रहे हैं, तो उनकी आवाज यदि खुद ब खुद आ गई तो उसे नेट या नेट साउंड कहा जाता है। क्योंकि प्राकृतिक आवाजें जो है वो अपने आप उसमें कैमरे के अंदर हम शूट करते हैं तो उसमें आ जाती है। इस तरह से हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। और भी इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अब मैं बिल्कुल तीव्र गति से आपके सामने रखना चाहता हूँ परीक्षा से पहले। तो आप लगातार चैनल पर बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कुछ और भी विषय हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये भी परीक्षा में आ सकते हैं, है ना। और हम लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में भी। तो सबसे पहले है ये कुछ चरण हैं, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। तो हम लोग भी टीवी में आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर जो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जैसे ही कोई घटना घटी और तत्काल जो भी खबर जो है घटित होने के साथ ही, जैसी घटी है घटना के घटित होने के साथ ही तत्काल दर्शकों तक यदि वो पहुंचाई जाती है, दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो फिर वो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना। तो तत्काल घटित घटना को दर्शकों तक पहुंचाना ही ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है, इसमें एंकर जो है खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है ना। ड्राई एंकर क्या करता है, इसमें खबर के बारे में जो है दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि ये कहाँ घटना हुई, क्या क्या घटित घटना हुई, कब हुई, कैसे हुआ। और जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक वो, है ना, जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाता है। जब तक कि उसके फोटो उसके पास नहीं आते, वो केवल अपनी वाणी से बोल करके उस खबर को आगे बढ़ाता है ना। तो इसमें एंकर जो है खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, क्या, कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। ठीक है, ये ड्राई एंकर के लिए है। आगे देखते हैं हम लोग। फोन इन। तो ये फोन इन में क्या है, इसके बाद जो है खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। मतलब जैसे जो मुख्य एंकर होता है वो मुख्यालय पर बैठता है और रिपोर्टर जो है वो जहाँ घटना घटित होती है उस क्षेत्र में मौजूद होता है, कार्यस्थल पर मौजूद रहता है। तो एंकर जो है रिपोर्टर से बात करता है कि क्या क्या घटनाएं घटी है फोन से, और फिर जैसे वो प्राप्त होती सूचना है वो दर्शकों तक उसे पहुंचाता है। तो एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है ना। इसमें रिपोर्टर जो है घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से वो उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है वो दर्शकों तक पहुंचाता है। तो आप फोन इन से मतलब क्या रहा, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके जो सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है इसे फोन इन बोलते हैं। एंकर विजुअल क्या होता है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, जैसा वहां पर जो घटना है उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जैसे दृश्य मिले, फोटो मिले, वहां की जो फोटोज वगैरह है, तस्वीरें मिली, और उसी के आधार पर खबरें लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। और इस खबर की शुरुआत और प्रारंभिक सूचनाओं से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा साथ साथ दृश्य भी दिखाई जाएंगे। एंकर विजुअल। एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या होता है कि इसमें बाइट यानी कथन। बाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें, कभी परीक्षा में आ सकता है। बाइट का मतलब क्या होता है पत्रकारिता में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि बाइट का मतलब क्या होता है। तो बाइट का मतलब होता है कथन। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आ सकता है बाइट का मतलब क्या होता है, कथन। और एक बीट शब्द आया था, बीट। बीट का मतलब क्षेत्र होता है, इसको आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इसमें संबंधित बाइट दिखाई जाती है।
मतलब जैसे कोई भी कथन है तो उस कथन के साथ साथ वो फोटो और तस्वीरें भी साथ साथ चलती है ना? तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये काम होता है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एंकर बाइट है, देखना कि संबंधित घटना के दृश्य बाइट व ग्राफिक्स के द्वारा खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना कहलाता है। क्या कहलाता है? एंकर बाइट। ठीक है, तो दृश्य जो है बाइट जो है दृश्य जो है बाइट है ना कथन, है ना? बाइट का मतलब हमने देख लिया कथन। तो घटना की जो दृश्य है वो कथन और ग्राफिक्स है ना फोटो के द्वारा खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना ही एंकर बाइट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रश्न है ये, जैसे मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रभाव के लिए क्या आवश्यकता होती है? तारतम्यता, है ना? मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रभाव के लिए क्या आवश्यकता है? तारतम्यता। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार क्या माध्यम है? वो इंटरनेट है। सर्वाधिक खर्चीला होता है ये। और साथ में कुछ और है यहाँ पर, जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे भारत में इंटरनेट के दौर कितने और कब कब चले? तो भारत में इंटरनेट के दौर कब कब चले? पहला दौर चला 1982 से 1992 तक। ठीक है, दूसरा दौर चला 1983 से 2001 तक और तीसरा दौर चला 2002 से अब तक। तो आपको जब भी पूछा जाए पहला दौर कब चला, ध्यान रखेंगे कि 1982 से 1992 तक, एक एक करके पूछा जाएगा ये। और दूसरा दौर चला 1983 से 2001 तक। ठीक है, तो पहले दौर के बारे में पूछे, ये सन है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे सन में है ये आंकड़े। तो सन 1982 से 1992, 1983 से 2001 और 2002 से अब तक। ठीक है, इसके बाद है, इसके अगला है आधुनिक, है ना? इसमें है आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, है ना? समाचार पत्र जिसे बोलते हैं लोग, अखबार। इसके बाद है फिर भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट क्या है ना? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट कौन सी है? rediff.com। ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है rediff.com। और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? वेबसाइट पर विशुद्ध यानी बहुत अच्छी से अच्छी पत्रकारिता, बिल्कुल विशुद्ध रूप से, शुद्ध से भी अच्छा विशुद्ध, है ना? तो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ठीक है, तो पत्रकारिता की जो पहली इंटरनेट पत्रकारिता की पहली वेबसाइट कौन थी? rediff.com। और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद आगे चल, तो अभी हमने एंकर बाइट को समझा, अब हम लाइव को समझते हैं। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। ठीक है, लाइव को हम हिंदी में बोल सकते हैं सीधा प्रसारण। ठीक है, तो जैसे ही घटनाएं घटी उसका सीधा प्रसारण। ब्रेकिंग न्यूज भी वैसी होती है ना? हाथों हाथ जो, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सीधी नहीं बताई जाती है, एंकर द्वारा बोला जाता है। लेकिन लाइव में क्या होता है? जैसे लाइव मैच होता है तो मैच जहाँ चल रहा है ना? जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो वहां का सीधा प्रसारण जो है सीधा सीधा दिखाई जाएगा तो लाइव होती है। ठीक है, तो यही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव में अंतर भी होता है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। ठीक है, यदि एंकर बोलता है तो ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन सीधे यदि दृश्य पहुंच जाए तो लाइव होता है। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन, है ना, जो ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते थे। ठीक है, लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। ठीक है, इसके बाद एंकर पैकेज। तो पैकेज किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। ध्यान रखेंगे, एंकर पैकेज क्या है? किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट यानी कथन, ग्राफिक्स के जरिए क्या होता है? कथन जो है वो ग्राफिक्स के जरिए ना, के है यहाँ पर, के और यहाँ पर जरिए, है ना? ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना ही एंकर बाइट होती है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना? तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों की ये वीडियो पूरी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।